अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स। हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं? दरअसल हम रियल नंबर्स को डिफाइन ऐसे करते हैं कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब ये रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं ये भी अब थोड़ी देर में हम सीख लेंगे। अच्छा, तो कुल मिला के बात ये है कि भाई रियल नंबर्स का अगर उर्दू तर्जुमा किया जाए तो ऐसे नंबर जो हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं, सही है, ऐसे नंबर्स जो कि हम अपनी आम जिंदगी में डिस्कस कर रहे होते हैं। हम अपने आम जिंदगी में 1 2 3 डिस्कस करते हैं, हम अपने आम जिंदगी में पॉइंट्स लगाते हैं, डेसिमल लगाते हैं, सही है। तो सारे किस्म के नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर्स में दो नंबर्स हैं, एक कहलाते हैं हमारे पास रेशनल और दूसरे कहलाते हैं हमारे पास इर्रेशनल। अब ये रेशनल और इर्रेशनल की क्या कहानी है ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। रेशनल को अभी फिलहाल इतना समझ लो कि भाई ऐसा नंबर जिसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सके, सही है, जिसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सके। या फिर अभी इसको भी दिमाग में नहीं रखो, इसमें थोड़ी देर में हम आएंगे। इससे पहले ये देखो कि भाई रेशनल नंबर में मजीद कितने किस्म के नंबर होते हैं। रेशनल नंबर हमारे पास मजीद इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स का कंपोजिशन है। अब कहानी यहां से शुरू होती है, सही है। अब इंटीजर्स क्या है भाई? इंटीजर्स कहलाते हैं कंप्लीट नंबर्स। इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? कंप्लीट नंबर्स, सही है। जैसे लेट सपोज अगर मैं सर्कल की बात करता हूं तो ये एक 1 कंप्लीट सर्कल है, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, सही है। तो ये जो नंबर्स मैं बोल रहा हूं ये कंप्लीट चीज के लिए मैं बोल रहा हूं। तो जो कंप्लीट नंबर, होल नंबर, इसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब कंप्लीट नंबर और होल नंबर से क्या मुराद है? देखो, हम मैथ में अमूमन दो ही चीजें करते हैं, या तो नंबर इंक्रीज हो रहा होगा कुछ ना कुछ होके, या नंबर डिक्रीज हो रहा होगा कुछ ना कुछ होके। जब कोई नंबर इंक्रीज होता है तो हम कहते हैं इसमें प्लस हुआ है, सही है। नंबर के साथ क्या लग जाता है? प्लस लग जाता है। और जब कोई नंबर डिक्रीज होता है तो प्लस की बजाय नंबर के साथ क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। और जब ना इंक्रीज ना डिक्रीज होता है तो हर सूरत क्या हो जाती है? उसको हम जीरो कहते हैं। जब कोई चीज ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, अपने सेम स्टेट पर है, तो उसको हम जीरो नंबर देते हैं, सही है। तो इंटीजर्स दरअसल कोई ये कंप्लीट नंबर्स है हमारे पास, जैसे जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं? 0, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3 एंड सो ऑन। और पीछे की तरफ आओ, -1, -2, -3 एंड सो ऑन, सही है। प्लस की तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना नंबर इंक्रीज होता जाएगा, माइनस की तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना नंबर डिक्रीज होता जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई माइनस में अगर नंबर दिखने में बड़ा है, दरअसल उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती है। कहने का मकसद है कि अगर मैं पूछूं -3 और -1 में से कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो -3 इज लेस देन -1, कि भाई -3 -1 से छोटा है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। उसके अलावा अगर मैं कहूँ -3 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो यहाँ इस सूरत में क्या होगा कि भाई -3 इज लेस देन 0, सही है। तो आगे जाते वक्त यानी नंबर अगर आगे है तो वो बड़ा है, नंबर अगर पीछे है तो वो छोटा है। अगर देखो -3 और -1 का कंपैरिजन किया जा रहा है तो आप देखो भाई -3 और -1 में से कौन आगे है और कौन पीछे है। अगर -3 पीछे है तो -3 छोटा, अगर -1 आगे है तो -1 बड़ा। अगर मैं पूछूं -1 और +2 में कौन बड़ा है, तो आप जाहिर सी बात है भाई +2 आगे है तो +2 बड़ा, सही है। इस तरह से तो ये जो नंबर्स है ये दरअसल हमारे पास कंप्लीट नंबर्स कहलाते हैं, सही है, कंप्लीट नंबर्स। इसके अलावा
नॉन इंटीजर्स दरअसल आपके पास, मैं अगर इसको एक और नाम दूं तो मैं इसको फ्रैक्शन नाम भी देना चाहूंगा कि भाई नॉन इंटीजर्स में हम कौन से नंबर लिखते हैं, फ्रैक्शंस के लिए नंबर लिखते हैं। देखो चीज या तो पूरी होगी या तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा होगा। जब हम किसी चीज का जिक्र करते हैं, उसके लिए नंबर असाइन करते हैं, तो कंप्लीट है अगर चीज तो उसके लिए 1 नंबर असाइन किया, 2 नंबर असाइन किया, 2 कंप्लीट चीजें 2 नंबर असाइन किया, 3 कंप्लीट चीजें 3 नंबर असाइन किया। लेकिन अगर लेट सपोज चीज कंप्लीट नहीं है और उसका कोई हिस्सा डिस्कस किया जा रहा है, उसका कोई पार्ट डिस्कस किया जा रहा है, जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई सर्कल है। अब लेट सपोज मैं कहता हूं मुझे अब बताओ अब कितने सर्कल है। लेट सपोज अगर मैं एक सर्कल इस तरह से बना दूं, अब मुझे बताओ टोटल कितने सर्कल है। तो आप क्या बोलोगे, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5। लेकिन इसके लिए क्या नंबर दे, ये तो आधा सर्कल है, ये तो कंप्लीट नहीं है, सही है। तो इस तरह के चीजों के लिए, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये जो आधा सर्कल है, क्या ये इस सर्कल का पार्ट है कि नहीं है। और फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन का अगर तर्जुमा करें तो फ्रैक्शन क्या होता है भाई, टुकड़ा, किसी चीज का हिस्सा। तो मुझे बताओ क्या ये सर्कल जो आधा है, क्या इस कंप्लीट सर्कल का पार्ट नहीं है, तो है। तो इसी तरह से हम फ्रैक्शन को क्या नंबर असाइन करें, ये हमें नॉन इंटीजर्स में पता चलता है, सही है। और उसी को हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब इसकी कहानी पे आने से पहले मैं जरा इसकी कहानी कंप्लीट कर दूं, ताकि फिर हम बाकी बातें नॉन इंटीजर्स के बारे में करें। इंटीजर्स में हमारे पास 3 किस्म के नंबर आ जाते हैं, जिसमें से एक होते हैं हमारे पास होल नंबर्स, सही है। होल नंबर्स हमारे पास दरअसल वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, यानी अगर आप 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इस तरह से बात कर रहे हो, तो ये क्या है, होल नंबर्स है। सेकेंड इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स हमारे पास दरअसल वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, सही है। इसी तरह से हमारे पास इवन इंटीजर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास शामिल होता है 0, +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन, सही है। इवन यानी जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं। उसके अलावा एक और आ जाता है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 +-1 +-3 +-5 +-7, सही है। ये प्लस माइनस साइन एक ही साथ इस वजह से लगा रहा हूं कि भाई प्लस में भी हो सकता है, में भी माइनस में भी हो सकता है, सही है। प्लस और माइनस साइन जब दोनों एक साथ आ जाए तो इसमें क्या कंसिडर करना होता है कि भाई नंबर के साथ में भी प्लस हो में भी माइनस हो, तब भी क्या कहलाएगा। अगर लेट सपोज -1 लिखा हुआ है तो ये ऑड है, जी ऑड है, क्योंकि -1 का जिक्र किया गया है। क्या +1 ऑड है, जी ऑड है, क्योंकि +1 का भी जिक्र किया गया है। तो अगर माइनस का 1 हो प्लस का 1 हो तो ऑड कहलाएगा, सही है। उसके अलावा इसमें एक और नंबर बच जाता है हमारे पास, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास दरअसल वो नंबर्स होते हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, सही है। और प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है 2 से। तो हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2। यानी कहने का मकसद ये है कि भाई 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर है। हम इसको ऐसे कहते हैं प्राइम नंबर्स को, भाई वो नंबर जिनका एक ही फैक्टर हो, यानी 2 के टेबल में ही आ सकता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि भाई कोई चीज किस टेबल में आ सकती है। तो अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 2 के टेबल में ही आ सकता है। तो
2 क्या हो गया, प्राइम नंबर। सही है। इसी तरह से और कौन से ऐसे नंबर है जिसका एक ही फैक्टर हो, यानी अपने ही टेबल में आते हो, बाकी किसी के टेबल में ना आते हो। इसको आसानी से हम इस तरह से बोलते हैं कि भाई प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, बाकी किसी के टेबल में ना आए। तो इस तरह से 3, भाई 3 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 4, हाँ 4 आता है, 4 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। अगर सिर्फ अपने टेबल में आ रहा होता तो 4 प्राइम नंबर हो जाता। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 5, हाँ 5 सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, तो 5 क्या हो गया, प्राइम नंबर। इसी तरह से 7, 7 सिर्फ 7 के टेबल में ही आता है, तो 7 क्या हो गया, प्राइम। 6 प्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि 6 के टेबल के अलावा 2 में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, तो इसके एक से ज्यादा फैक्टर है। सही है। तो हमारे पास वो नंबर्स जिसके एक ही फैक्टर है, उस नंबर्स को क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। सही है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट आ जाएगा इस तरह से 11, 13 एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और नंबर्स हो जाते हैं हमारे पास, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स दरअसल हमारे पास इसका उलट है कि भाई जो अपने टेबल में भी आए और दूसरे के टेबल में भी आए, जैसे कि 4, जैसे कि 6, जैसे कि 8, जैसे कि 9, जैसे कि 10। सही है। इस तरह से एंड सो ऑन। तो कंपोजिट नंबर्स का आपने ये याद रखना है कि भाई वो नंबर्स जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं वो कंपोजिट नंबर्स, लेकिन वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स। सही है। ये चीज़ें पिछली क्लासों में सिखाई जाती हैं, तो हमने यहाँ पर ज़रा डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा ये हमारे पास टोटल डिस्कशन हो गई इंटीजर्स की। सही है कि भाई इंटीजर्स क्या है, 0 प्लस की वैल्यूज, माइनस की वैल्यूज। फिर उसके अलावा इंटीजर्स में बहुत सारे नंबर्स आ गए कि भाई 0 और सारी प्लस की वैल्यूज होल नंबर्स, सिर्फ 1 से लेकर प्लस की वैल्यूज यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। अगर आप यहाँ देखें, 0 क्या है, 0 ना पॉजिटिव है, 0 ना नेगेटिव है। 0 ना ही पॉजिटिव हो सकता है, ना 0 ना ही नेगेटिव, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डिक्रीज। तो 0 मींस ना इंक्रीज ना डिक्रीज। सही है। अच्छा, उसके अलावा यानी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स अगर इंटीजर से लिए तो उसको नेचुरल नंबर कहा गया, इसी को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। फिर उसके अलावा 2 के मल्टीपल्स को इवन नंबर्स, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है उसको ऑड नंबर्स, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स, जो अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरे के टेबल में भी आते हैं वो कंपोजिट नंबर। सही है। ये हो गई हमारे पास इंटीजर्स की डिस्कशन। उसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास नॉन इंटीजर्स। सही है। अब आप देखते रहना कि भाई रेशनल नंबर्स में कितने सारे नंबर्स आते हैं। ये सारे रेशनल है। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई क्या होल नंबर्स रेशनल है, जी बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि ये रेशनल के अंदर ही आ रहा है। मैंने क्या बोला, रेशनल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। और ये सारे नंबर्स जो कि इंटीजर्स में आ रहे हैं, तो इंटीजर्स तो खुद रेशनल में आ रहा है, तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या हुए, रेशनल हुए। अब रेशनल के पास एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब रेशनल का दूसरा हिस्सा देखना है कि भाई दूसरे हिस्से में रेशनल के कौन से नंबर्स आते हैं। नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स दरअसल हमारे पास फ्रैक्शंस होते हैं। फ्रैक्शंस को लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है हमारे पास जिसको हम इस तरह से करते हैं कि भाई a अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं, और दूसरा तरीका है डेसिमल फॉर्म। जब भी हमें फ्रैक्शन को लिखना होता है तो उसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, या तो a अपॉन बी की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में। अगर हमने a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा है तो a अपॉन बी की फॉर्म में फ्रैक्शन को इस तरह से लिखा जाता है कि भाई जिसमें a जो है इसका नाम होता है न्यूमरेटर, b जो है इसका नाम होता है डिनोमिनेटर। लेकिन मैं आपको फ्रैक्शन लिखने का तरीका सिखा दूं कि भाई फ्रैक्शन लिखा कैसे जाता है। लेट सपोज मैंने एक सर्कल लिया और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ इस सर्कल के कितना कलर है। क्या पूरा सर्कल कलर्ड है? नहीं। तो हम कितना सर्कल है? आधा सर्कल। आधा सर्कल कलर्ड हुआ है। तो आधा करने के लिए मैंने इसके कितने हिस्से किए? दो। तो जितने हिस्से किए जाएंगे, देखो जब हम फ्रैक्शन का जिक्र करेंगे तो लाजमी सी बात है वो चीज हिस्सों में डिवाइड होगी। जब चीज को हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा तो हम देखेंगे कि भाई कितने हिस्से हुए हैं। कितने हिस्से हुए हैं? दो। और कितने हिस्सों की बात की जा रही है? एक हिस्से की बात की जा रही है, तो ऊपर लिख देंगे 1।
सही है। इसी तरह से लेट सपोज अगर मैं आपसे कहता हूँ एक बॉल है और इसके मैंने 4 हिस्से कर दिए और इसके सिर्फ चौथे हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, तो इस चौथे हिस्से के लिए मैं क्या नंबर लिखूंगा? चौथे हिस्से के लिए मैं नंबर इस तरह से लिखूंगा कि भाई सबसे पहले मैं चेक करूंगा हिस्से कितने हुए हैं, 4, और कितने हिस्से कलर्ड है, 1, तो ये बन जाएगा 1/4। सही है। तो ये होता है हमारे पास फ्रैक्शन को लिखने का तरीका a/b की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? a/b की फॉर्म में। इसी तरह से इसी फ्रैक्शन को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिखते हैं। किस तरह से? डिवाइड करके। जैसे लेट सपोज हमने बचपन में डिविजन्स की होती है कि भाई ये नीचे वाला नंबर बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला अंदर आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 0 लगा के, पॉइंट लगा के, डेसिमल लगाया, 2 5 10 हो गया। अब मुझे बताओ, हम 1/2 को 0.5 भी लिखते हैं। सही है। तो ये इसकी क्या हो गई? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गई? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो फ्रैक्शन को दो तरह से जाहिर किया जा सकता है। फ्रैक्शन को दो तरह से जाहिर किया जा सकता है, एक a/b की फॉर्म में और दूसरा डेसिमल फॉर्म में। ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई फ्रैक्शन को लिखा कैसे जाता है। अब कौन से फ्रैक्शन रेशनल होते हैं, कौन से फ्रैक्शन इर्रेशनल होते हैं, ये भी हमने देखना है। सही है। अच्छा, हमारे पास लेट सपोज अगर एक नंबर लिखा हो a/b की फॉर्म में, ये एक फ्रैक्शन है। मैंने आपको क्या बोला? नॉन इंटीजर्स में हम किसकी बातें करेंगे? फ्रैक्शन की बातें करेंगे। फ्रैक्शन क्या है? किसी चीज का हिस्सा। और हिस्सा, जब किसी चीज का हिस्सा डिस्कस किया जाता है तो उसको या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा या डेसिमल फॉर्म में लिखा जाएगा। सही है। अब हम ये देखते हैं कि भाईजान अगर नंबर a/b की फॉर्म में है, जिसमें से a आपका इंटीजर है, a आपका क्या है? इंटीजर। इस साइन को कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी a बिलोंग्स टू इंटीजर। सही है। a बिलोंग्स टू इंटीजर होने का मतलब क्या है कि भाई इस इंटीजर में से कोई सा भी नंबर उठा लो, चाहो तो 0, चाहो तो पॉजिटिव के, चाहो तो नेगेटिव के। सही है। a की जगह कोई भी इंटीजर हो और b की जगह भी क्या हो? इंटीजर हो। b की जगह भी क्या हो? इंटीजर हो। लेकिन b की जगह आपको ये लोग एक कंडीशन दे देते हैं कि भाई b की जगह आपने 0 नहीं पुट करना। कहने का मकसद क्या है कि भाई इंटीजर्स में तो 0 भी आ रहा है, लेकिन सारे इंटीजर्स को पुट करने की परमिशन दे रहा है ये आपको, लेकिन सिवाय 0 के। लेकिन a में आपको इस चीज में कोई रुकावट नहीं है कि भाई 0 रखना है कि नहीं रखना। a में आप कोई भी इंटीजर रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। लेकिन b में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर रखोगे, 0 नहीं रखोगे। तो अगर इस सूरत को आपने सेटिस्फाई कर लिया तो लिखा गया नंबर क्या कहलाया जाएगा? रेशनल कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? रेशनल कहलाया जाएगा। सही है। तो इस बात को जरा गौर से लिख ले कि भाई अगर नंबर a/b की फॉर्म में है और a बिलोंग्स टू रेशनल इंटीजर्स एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट b इज नॉट इक्वल टू 0, देन द नंबर विल बी रेशनल नंबर। ओके। अच्छा, ये तो हो गई रेशनल नंबर की a/b की फॉर्म। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि भाई लेट सपोज हम क्या लेते हैं, भाई a की जगह लिखा हुआ है -1, b की जगह लिखा हुआ है 3, तो ये एक रेशनल है। जी हाँ, बिल्कुल रेशनल है। लेट सपोज a की जगह लिखा हुआ है 2, b की जगह लिखा हुआ है 0, क्या ये एक रेशनल है? नहीं, बिल्कुल रेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि भाई b की जगह इंटीजर हो लेकिन वो इंटीजर 0 ना हो, तो ये रेशनल नहीं है। इसी तरह से अगर हम डिस्कस करें कि भाई लेट सपोज हमारे पास लिखा हो √2 डिवाइड बाय 3, क्या ये a/b की फॉर्म में है? जी बिल्कुल है। क्या a एक इंटीजर है? अब अगर हम यहां पर गौर से देखें, वहां क्या लिखा हुआ है? √2। क्या √2 आपको इंटीजर्स में नजर आ रहा है? अगर √2 इंटीजर्स में नहीं है तो मतलब a हमारा इंटीजर्स में से नहीं है, तो हमारे पहले कंडीशन को ही इसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये रेशनल नहीं है। क्लियर है? इस तरह के नंबर्स में अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं कि भाई वो ये समझते हैं कि भाई 2 तो इंटीजर है, लेकिन वो इसको इग्नोर कर जाते हैं कि भाई इसके ऊपर ये रूट भी लगा हुआ है। तो जब रूट लगा हुआ है तो ये सिर्फ 2 नहीं है, ये √2 है, क्योंकि इसको जब आप कैलकुलेटर में रखोगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी पॉइंट में रख के। सही है। उसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा,
तो ये हमारे पास कहलाए जाएंगे रेशनल नंबर्स। उसके अलावा दूसरा जो है हमारे पास इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर की सेकंड जो वो फ्रैक्शन की जो सेकंड फॉर्म है, यानी जो मैंने आपको बताया कि भाई फ्रैक्शन को दो फॉर्म में लिखा जा सकता है कि भाई a/b की फॉर्म में और दूसरा डेसिमल फॉर्म में। तो अगर फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में लिख लिया जाए, लेट सपोज मेरे पास लिखा हो 2.01 नंबर, या फिर 2.315 लिखा हो, या फिर 2.310, इस तरह करके कोई नंबर्स लिखे हुए हों, तो पॉइंट में फ्रैक्शन रेशनल है कि नहीं है इसको कैसे पहचाना जाएगा। यानी अगर कोई नंबर आपके सामने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है, कोई फ्रैक्शन आपके सामने डेसिमल में रिप्रेजेंट किया गया है, तो डेसिमल में आप ये कैसे बताओगे कि भाई ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि भाई आप नंबर को देखो और नंबर को पहचानो। नंबर को पहचानने के तरीका क्या है कि भाई आपने इसके दो कैरेक्टरिस्टिक देखने। एक तो आपने इसका टर्मिनेटिंग देखना है, भाई नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है कि नहीं है। अगर तो नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का है, टर्मिनेटिंग नेचर का मतलब कि भाई नंबर डेसिमल पॉइंट आगे रुक जा रहा है। लेट सपोज जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक डिवीजन अगर हम करें 1/3, तो 1/3 में हमारे पास जो अल्लाह आपका भला करे 3 बाहर आ जाएगा और 1 अंदर आ जाएगा। पॉइंट लगा के 0, 3 3 9, क्या बचा 1। फिर हम 0 लगाते हैं, फिर 3 3 9, फिर 1। तो अगर आप देखें तो ये 3 3 3 3 3 इस तरह से चलता जाएगा। अब यहां पर ये क्या है भाई, ये नॉन स्टॉप हो, यानी रुक नहीं रहा। नहीं रुक रहा तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर जैसे लेट सपोज हमने लिखा है 2.315, अब इसके आगे मजीद डॉट डॉट है या कोई और नंबर्स है, नहीं है तो रुक गया है, तो ये टर्मिनेटिंग। सही है। तो डेसिमल नंबर दो नेचर का हो सकता है, एक तो या टर्मिनेटिंग नेचर का होगा या नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का होगा। सही है। तो डेसिमल नंबर की दो नेचर हो सकती है, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। सही है। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो किस्म के नंबर आ जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर डेसिमल फ्रैक्शन अगर फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म में लिखा गया है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं। एक सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई जिसमें नंबर लगातार रिपीट हो रहा होता है, जैसे हमने देखा कि भाई 0.33333, यानी एक नंबर रिपीट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं 0.121212, एक नंबर रिपीट हो रहा है। सही है। तो यहां पर रिपीटिशन है, यहां पर नंबर्स की क्या है, रिपीटिशन है। लेकिन कुछ नंबर हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें रिपीटिशन नहीं होती। जैसे आप अगर पाई की वैल्यू देखो 3.147 इस तरह करके चलती जा रही है और उसमें कोई रिपीटिशन नहीं है, ना ही रुक रही है ना ही उसमें रिपीटिशन है। और ये कैसा डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, रुक नहीं रहा, लेकिन इसमें रिपीटिशन मौजूद है। तो दो किस्म के फ्रैक्शन आ जाते हैं हमारे पास। जैसे मैं लिख लेता हूं 2.1896175 इस तरह से चलते जाओ। तो मुझे बताओ क्या इस नंबर में जो रिपीटिशन है वो मौजूद है? बिल्कुल नहीं। तो अगर नंबर नहीं रुक रहा, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग, ये नंबर रुक तो नहीं रहा, इसी वजह से इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग के बावजूद ये क्या है, रिपीटिंग है, तो इसी वजह से इसको एक नया नाम मिल जाएगा साथ, रिपीटिंग। सही है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के नंबर हैं जैसे ये दोनों, तो इसके दो हिस्से हो सकते हैं, एक रिपीटिंग वाला और एक नॉन रिपीटिंग वाला। क्लियर है। अच्छा, अब बात आ जाती है हमारे रेशनल की कि भाई डेसिमल फॉर्म में रेशनल को पहचाना कैसे जाए। भाई अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है, डेसिमल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो भाई रेशनल होगा। डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल होगा। उसके अलावा डेसिमल नंबर अगर आपके सामने रखा गया है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ अगर वो रिकरिंग है तो रेशनल होगा। सही है। दो सिचुएशन है भाई,
टर्मिनेटिंग तो रेशनल, डेसिमल फॉर्म अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल, डेसिमल फॉर्म अगर नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन प्लस रिपीटिंग है, भाई साथ रिपीटिंग हो रहा है। मैंने क्या बोला, टर्मिनेटिंग में दो सिचुएशन, टर्मिनेटिंग की एक ही सिचुएशन होती है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में दो सिचुएशन आ जाती है। तो इसी वजह से नॉन टर्मिनेटिंग के साथ ये डिस्कस करना जरूरी होता है कि भाई रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग में हम रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग नहीं चेक करते। तो अगर नंबर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग भी है प्लस रिपीटिंग भी है, तब भी क्या कहलाया जाएगा, रेशनल कहलाया जाएगा। इसके अलावा अगर नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग, ये नंबर कहलाया जाएगा इर्रेशनल। क्या कहलाया जाएगा, इर्रेशनल। सही है। तो कहानी अब इर्रेशनल तक भी आ चुकी है कि भाई हमने रेशनल की तो बात की पहले। रेशनल में हमने क्या डिस्कस किया, थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं। रेशनल में हमने क्या कहा कि भाई हमारे पास इंटीजर्स होते हैं और नॉन इंटीजर्स होते हैं। रेशनल कौन होते हैं, जो इंटीजर्स हैं और नॉन इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन है भाई, जीरो, आगे की वैल्यूज पीछे की वैल्यूज, बट कंप्लीट नंबर्स। सही है। फिर इसी इंटीजर्स में कुछ नंबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो ये नंबर्स चूंकि इंटीजर्स में आते हैं और इंटीजर्स किसमें, रेशनल में, तो ये सारे नंबर्स रेशनल हो गए। फिर उसके अलावा हमने आपसे कहा कि भाई रेशनल को एक और तरीके से भी लिखा, रेशनल नंबर एक और तरह के भी होते हैं। वो कौन से, नॉन इंटीजर्स, या उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। ये कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम कंप्लीट चीज के बारे में बात नहीं करते, किसी चीज के फ्रैक्शन या हिस्से के बारे में बात करते हैं, तो हम नॉन इंटीजर्स नंबर इस्तेमाल करते हैं। अब नॉन इंटीजर नंबर या फ्रैक्शन मैंने आपको बोला दो तरह से लिखे जा सकते हैं। तो एक तरीका क्या था इसका, a अपॉन बी की फॉर्म में लिखना, और दूसरा तरीका डेसिमल फॉर्म में लिखना। फिर मैंने आपको बोला कि भाई a अपॉन बी की फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये कैसे पहचानोगे कि भाई ये रेशनल है कि नहीं है। तो भाई अगर आपका a इंटीजर है, b इंटीजर है और b इंटीजर जीरो नहीं है तो वो रेशनल है। सही है। इसकी हमने काफी एग्जांपल भी देखी। उसके अलावा अगर हम डेसिमल फॉर्म में चेक करना चाहे कि भाई नंबर रेशनल कब होगा, तो डेसिमल फॉर्म में नंबर अगर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, दोनों सूरतों में नंबर क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल कहेंगे। तो इर्रेशनल क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो इर्रेशनल का भी पता चल गया, रेशनल का भी पता चल गया। इर्रेशनल एंड रेशनल मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर। सही है। इसी इर्रेशनल नंबर्स पे हम थोड़ी सी दो चार बातें और कर लेते हैं। रेशनल का तो हमने देख लिया। रेशनल नंबर पे दो चार बातें ये हैं कि भाई सबसे पहला रेशनल नंबर्स आपको अपनी जिंदगी में इर्रेशनल नंबर्स आपको अपनी जिंदगी में कहां देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला भाई पाई की वैल्यू। पाई की वैल्यू एक इर्रेशनल नंबर है बिकॉज इट्स वैल्यू इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कहीं पर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई पाई की जगह हम 22/7 भी कहीं पर पुट कर रहे होते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि भाई ये p है, ये q है, सॉरी ये a है, ये b है, a की जगह भी इंटीजर है, b की जगह भी इंटीजर है और वो इंटीजर जीरो नहीं है, तो ये तो रेशनल है। तो फिर पाई को इर्रेशनल क्यों कहते हैं भाई, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये पाई की क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है ना वो दरअसल है 3.147, इस तरह से समथिंग करके बहुत बड़ी वैल्यू है, जो कि एक ना खत्म होने वाली और ना रिपीट होने वाला नंबर है। सही है। तो जो देखा गया वो ये है। उसके अलावा एक आता है हमारे पास ई करके एक नंबर आता है एक्सपोनेंट। इसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, तकरीबन 2.18 इस तरह से समथिंग करके कुछ है हमारे पास। इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो
इसकी वैल्यू भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, तो जहां कहीं भी ई या पाई दिखे उसको आपने क्या बोल देना है, ये क्या है, इर्रेशनल है। तीसरा, एक तो यही तरीका है कि भाई आप नंबर को देखो 18961 इस तरह से नंबर लिखा हुआ हो, अब देखो ना ये रिपीट हो रहा है ना रुक रहा है, तो ये क्या हुआ, इर्रेशनल नंबर। तीसरा तरीका ये है कि भाई इर्रेशनल नंबर को अगर एक और तरीके से पहचाना जाए तो ऐसे पहचाना जा सकता है कि भाई अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो, रूट के अंदर क्या लिखा हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हो, तो हमारे पास वो वैल्यू हमेशा इर्रेशनल होगी। देखो भाई हर रूट वाला नंबर इर्रेशनल नहीं होता, सही है। जैसे हमारे पास अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ √4, तो √4 हमारे पास दरअसल 2 के बराबर होता है, तो ये तो रेशनल हुआ, 2 रेशनल है तो √4 भी रेशनल है। लेकिन अगर इसको मैं दूसरी तरह से देखूं कि भाई अगर मैं ले लूं √2, तो √2 की वैल्यू जब आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग इस तरह से करके कुछ वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू को आपने देखना है वो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। सही है, क्यों, क्योंकि ये नंबर को अगर आप गौर से देखो, ये नंबर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये होता है कि भाई इसके लिए कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसपे स्क्वायर, ऐसा होल नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऐसा होल नंबर या ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा इसके लिए जिसपे अगर हम पावर 2 लगा दें तो उससे ये रूट कैंसिल हो जाए। जैसे अगर 4 के लिए मैं देखूं, 4 के लिए नंबर है भाई, 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 पावर 2 करके, और जिसकी मदद से ये रूट इससे खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो अगर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखे हुए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर की बात कर लूं, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है 1 4, भाई 1 के लिए 1 का ही स्क्वायर होता है, 4 के लिए 2 का स्क्वायर होता है, 9 के लिए 3 का स्क्वायर होता है, 16 के लिए 4 का स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास है क्या है भाई, ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। और बाकी इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं वो हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 3 2 5 6 7 8, ये सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो हमेशा इर्रेशनल होगा। जैसे लेट सपोज अगर मैं लिख देता हूं, लिखा हुआ है √4/3, तो क्या ये रेशनल है कि इर्रेशनल है, ये बिल्कुल रेशनल है। क्यों, क्योंकि √4 बराबर होता है 2 के और नीचे 3, अब ऊपर भी एक इंटीजर है नीचे भी एक इंटीजर है, नीचे का इंटीजर 0 नहीं है, तो इसी वजह से ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो ये भी क्या होगा, फिर एक रेशनल नंबर है। सही है, तो ये रूट में अगर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो रूट को ऐसे समझो ये फंक्शन है, रूट इस, ये रूट अगर लगा हुआ मतलब ये नंबर असली नहीं है, पहले इसका रूट निकालो, असल नंबर पता लगाओ। जब असल नंबर पता लगाओगे तो वो अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, इर्रेशनल होगा। सही है, तो यहां तक हमारे पास कंप्लीट हो जाती है रियल नंबर्स की कहानी कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स दरअसल कॉम्बिनेशन है रेशनल एंड इर्रेशनल, और रेशनल और इर्रेशनल की हमने डिस्कशन कर ली। अब जरा इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने देखना है कि भाई क्या देखना है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। भाई हमने इन नंबर्स में से रेशनल और इर्रेशनल को आइडेंटिफाई करके हर एक को सेपरेट कॉलम में लिखना है। सही है, सेपरेट कॉलम में लिखने का मतलब ये है कि भाई 2 कॉलम बनाओ, एक रेशनल नंबर्स के लिए, दूसरा इर्रेशनल नंबर्स के लिए। अच्छा, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, रेशनल और इर्रेशनल को पहचानने का तरीका, लेट सपोज अगर हमारे पास 1/5 लिखा हुआ है तो 1/5, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई a/b की फॉर्म में है, 1/5 एक फ्रैक्शन है और किस फॉर्म में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, यानी a/b की फॉर्म में है। अब अगर ये रेशनल है 1/5, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि भाई इसका जो a टर्म है वो इंटीजर से होना चाहिए और b टर्म भी किससे होना चाहिए, इंटीजर से होना चाहिए, लेकिन b 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फिर तो 1/5 रेशनल है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 0 पॉजिटिव की वैल्यूज,
और पीछे की तरफ नेगेटिव की वैल्यूज, इस तरह से। तो अगर आप देखो हमारे पास ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव का 1, तो ए की जगह इंटीजर आ गया क्योंकि इंटीजर में पॉजिटिव का 1 मौजूद है। बी की जगह अगर आप देखो, बी की जगह क्या है, पॉजिटिव का 5, तो हमने क्या बोला था कि बी की जगह भी हम इंटीजर पुट कर सकते हैं, तो बी की जगह हमने इंटीजर ही पुट किया है। और अगर आप देख सकते हो कि भाई बी की जगह हमने 0 पुट नहीं किया है, तो जब बी की जगह 0 पुट नहीं किया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये भी हमारे पास इंटीजर्स में से है लेकिन 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई 1/5 हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर। सही है। इसी तरह से दूसरा नंबर है हमारे पास √2/8। अगर √2/8 को देखें तो हमने जैसे कि देखा कि भाई ए भी इंटीजर से होना चाहिए, बी भी इंटीजर से होना चाहिए और बी 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो बी की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि भाई बी इंटीजर्स में से है और बी 0 भी नहीं है, लेकिन अगर ए को देखा जाए, ए इंटीजर्स में से होना चाहिए, लेकिन ये जो ए है यहाँ पर ए की जगह क्या लिखा हुआ है, √2। √2 कहीं पर इंटीजर्स में नजर नहीं आ रहा। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि सर 2 तो इंटीजर में है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर √2 लिखा हुआ। तो √2 इंटीजर्स में से नहीं है, तो हमारा ए इंटीजर्स में से नहीं है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। और इसके अलावा भी अगर आप देखो, मैंने आपको इर्रेशनल का बताया था कि भाई इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगी। कैलकुलेटर में जब आप √2 रखोगे, चूंकि 2 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और मैंने आपको बताया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। चेक करने के लिए आप इसको कैलकुलेटर में रख के भी देख सकते हो। तो इस वजह से ये क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। और ये इर्रेशनल में भी मैंने आपको बताया कि भाई अगर स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स में आपको रेशनल और इर्रेशनल पहचानने में मसला हो, तो आप ये देख लो कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर तो वो रेशनल होगा। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तभी इस वजह से ये क्या है, इर्रेशनल। तो इस चीज को याद रखना है कि भाई अगर रूट में कभी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसका मतलब ये क्या होगा कि भाई ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। जैसे आप ये देख लो 5/√6। अब यहाँ पर ए की जगह तो इंटीजर है, 5 एक इंटीजर है, लेकिन बी की जगह अगर मैं देखूं, बी की जगह इंटीजर नहीं है, क्योंकि बी की जगह क्या लिखा हुआ है, √6। और √6 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 6 क्या है हमारे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। 6 नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्यों है, क्योंकि भाई 6 के लिए कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो 6 आ जाए हमारे पास। जैसे अगर 2 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया जाए तो 4 आ जाता है, तो मतलब 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 के ऊपर स्क्वायर लगाए तो 9 आ जाएगा, तो 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है। और 4 और 9 के दरमियान जितने भी नंबर रह गए वो सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो अब आप देखो यहाँ पर भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आया हुआ है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास बी जो है वो इंटीजर में से नहीं है, और हमने क्या कहा था, बी किस में से होना चाहिए, इंटीजर में से होना चाहिए। तो चूंकि बी इंटीजर में से नहीं है और बी क्या है हमारे पास, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। सही है। अच्छा, थर्ड हमारे पास है √2/8, सॉरी फोर्थ हमारे पास है 2/8। अगर इसमें से देखा जाए 2 भी हमारे पास इंटीजर्स में से है, 8 भी इंटीजर्स में से है, और नीचे 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल हो गया। इसी तरह से इसको देखा जाए 1/√3 को, 1 तो इंटीजर्स में से है लेकिन √3 इंटीजर नहीं है, और 3 चूंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा इर्रेशनल होगा, तो ये हमारे पास इर्रेशनल के कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको चेक करें √8 को, तो √8 को अगर देखा जाए, मैंने क्या बोला, अब यहाँ पर फिर से नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया। 8 क्या है हमारे पास, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर क्या लग गया, स्क्वायर रूट। तो ये जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाए तो आपने उसको समझना है कि भाई ये क्या होगा, इर्रेशनल होगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। तो √8 भी हमारे पास क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया। इसी तरह से ई भी मैंने आपको बताया था, ई एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू है जिसका जिक्र हम आगे चल के करेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रख लो कि भाई ई एक नंबर है, जिसे पाई एक नंबर होता है, पाई एक नंबर होता है। इस तरह से ई भी हमारे पास एक नंबर होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। इसी वजह से ई को हमने किस कॉलम में लिख दिया, इर्रेशनल के कॉलम में लिख दिया। इसके साथ पाई का भी मैंने आपको बताया था कि भाई पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इर्रेशनल होता है। इसी तरह से √5 को अगर आप देखो,
फिर रूट के अंदर क्या आ गया, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया है तो इसी वजह से ये कहाँ आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा कि भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। अब 22/3 में देखो भाई ऊपर भी रेशनल, ऊपर भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है, और नीचे का इंटीजर 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया, 22/3 रेशनल हो गया। इसी तरह से 1/पाई, 1 तो इंटीजर है लेकिन पाई इंटीजर नहीं है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो इसी तरह से 1/पाई हमारे पास किस में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। इसी तरह से अगर 11/12 को देखा जाए तो 11 भी हमारे पास एक इंटीजर है, पॉजिटिव का इंटीजर, 12 भी हमारे पास एक पॉजिटिव का इंटीजर है, और नीचे 0 नहीं लिखा हुआ, तो इसी वजह से ये 11/12 भी किस में आ जाएगा, रेशनल नंबर में आ जाएगा। सही है, तो ये सारे नंबर्स में हमारे पास रेशनल कौन से थे, इरेशनल कौन से थे, इसको हमने कॉलम बना के अलग अलग कर लिया, इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि भाई आपको फ्रैक्शन दिए गए हैं a/b की फॉर्म में, और आपको कह रहे हैं कि भाई फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो और बताओ कि भाई आया जो हमारा डेसिमल फॉर्म आ रही है a/b की फॉर्म के बदले में, वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सही है, सबसे पहले हमारे पास है 5/8। हम इस 5/8 को चेक करते हैं कि भाई 5/8 किस फॉर्म में, a/b की फॉर्म में। मैंने आपको क्या बोला, इसको डेसिमल फॉर्म में लेके जाना है। डेसिमल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे भाई, डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला नंबर हमेशा बाहर आएगा, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर हमेशा अंदर आएगा। 8 के टेबल में 5 चेक करना है, 8 के टेबल में 5 आता नहीं है, तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, और पॉइंट से पहले भी हम 0 लगा देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 6 48 बन जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। पॉइंट लगाओ तो पॉइंट की वजह से हम 0 लगा सकते हैं, जिसके क्या आ जाएगा, 8 2 16, माइनस किया तो 4 बचा, फिर से पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट की वजह से 0 लगा सकते हैं, तो 8 5 से क्या आ जाएगा, 40। अब 5/8 एक फ्रैक्शन है जो कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b की फॉर्म में लिखा है, और हमें क्या बोला गया कि भाई इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो। डेसिमल फॉर्म में जब कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू क्या बनी, 0.625, और ये वैल्यू रुक गई है क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो गया, 0 हो गया, डिनोमिनेटर खत्म हो गया, डिनोमिनेटर नहीं सॉरी रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर खत्म हो गया। यहाँ पर जब रिमाइंडर कुछ ना बचे, ऐसी सिचुएशन हो जाए कि भाई रिमाइंडर 0 हो जाए, तब जाके हम कहते हैं कि भाई हमारा जो डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। सही है, तो इसी के साथ ये हमारा क्या बन गया, टर्मिनेटिंग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4/18। 4/18 को अगर देखें तो इसमें से हम ये कर सकते हैं कि चूंकि बहुत लंबा टेबल हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं। 2 2 4, 2 9 18, तो ये बन जाएगा 2/9 करके। सही है कि भाई 4/18 किसके बराबर है, 2/9। ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे हो, क्या कौन से फ्रैक्शन होते हैं, वो फ्रैक्शन जो आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स हो। सही है, अब ये 4/18 ये क्या है, 2/9 का मल्टीपल है। किस तरह का मल्टीपल है कि भाई जब इस फ्रैक्शन को ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/18। तो इस तरह के फ्रैक्शन जो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो आप चाहो तो 4/18 लो या 2/9 लो, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम जरा डिवीजन करेंगे। 9 को बाहर रखा, 2 को अंदर रखा। 9 के टेबल में 2 नहीं आता तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा, 9 2 18 बन जाएगा। क्या बचा भाई, माइनस करके 2 बचा, पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर से 9 2 18 आ जाएगा, माइनस करके 2। अब आपको यही दिख रहा है कि भाई बार बार 2 बचता जा रहा है और 20 बनता जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पर 0.2222 करके इस तरह से आता जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई 2/9 किसके बराबर है, 0.222 एंड सो ऑन। इसी चीज को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि भाई वो वैल्यू जो कि रिपीट हो रही हो, रुक ना रही हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें जो चीज रिपीट हो रही होती है उसको हम एक और तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई इसके ऊपर इस तरह से बार लगा के, यानी बार बार वैल्यू को लिखने के बजाय उस वैल्यू के ऊपर बार लगा दो जो कि रिपीट हो रही है। सही है, तो अब ये जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, दरअसल ये डेसिमल फ्रैक्शन हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमसे यही पूछा गया ना कि भाई सवाल में कि भाई बताओ या तो वो टर्मिनेटिंग है या
नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टर्मिनेटिंग था। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं 1/15। तो 1/15 को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन में जब इसको कन्वर्ट करेंगे 15 बाहर आ जाएगा, 1 अंदर आ जाएगा। पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने की वजह से यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन पॉइंट लगाने की वजह से जब 0 लगाया मैंने, अभी भी अगर मैं देखूं तो 15 के टेबल में 10 नहीं आता। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि भाई इस नंबर को और बड़ा करना पड़ेगा ताकि ये 15 के टेबल में आ जाए। पॉइंट से आपको एक 0 की इजाजत तो मिल जाती है, लेकिन अगर आपको दूसरा 0 लगाना है तो उसके लिए आपको ऊपर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना कि भाई पॉइंट आपको सिर्फ एक 0 लगाने की इजाजत देता है। जैसे देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ था तो मैं एक ही 0 लगा रहा था, दो 0 नहीं लगा रहा था। लेकिन जब मैं दूसरा 0 लगाऊंगा तो उसके लिए जरूरी ये है कि भाई आप ऊपर भी एक 0 शो करेंगे। अब जाके हमारे पास ये नंबर इस काबिल हुआ है कि भाई ये 15 के टेबल में आ सकता है। तो 15 के टेबल में 100 तो नहीं आता, लेकिन 15 के टेबल में 90 जरूर आता है। और 90 आता है हमारे पास 6 टाइम पे, यानी 15 6 क्या आ जाएगा 90, बचेगा क्या 10 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, फिर से क्या आ जाएगा 15 6 90, सही है। पॉइंट लगा, फिर क्या बचेगा 10 बचेगा। तो आपको ये दिख रहा है कि भाई ये 6 6 6 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यानी ये मेरे पास किसके बराबर हो गया 1/15, ये मेरे पास बराबर हो गया 0.06। अभी मैंने आपको बोला कि भाई जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसके ऊपर इस तरह से बार लगा दो। अब 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 के ऊपर हमने क्या लगा दिया बार, और चूंकि बार आ गया तो इससे ये साबित हो गया कि भाई ये रुक नहीं रहा, तो इस वजह से ये क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपको इस तरह से किसी वैल्यू के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद बार दिख जाए किसी नंबर के ऊपर, तो मतलब क्या होता है उसका कि भाई वो नंबर रिपीट हो रहा है, यानी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 49/8। तो 49/8 को अगर देखा जाए, में हमारे पास इस बार 8 बाहर आएगा और 49 अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा बाहर, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर। अब पहले पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 के टेबल में 49 या 49 से कम आ सकता है। तो पहले नंबर देखते हैं कि भाई 8 6 48 हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा 1। अब 1 8 के टेबल में नहीं आ सकता, इस वजह से हम पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट हमें एक 0 की इजाजत दे देता है। अब 8 के टेबल में 10 से कम या 10 आ सकता है, तो 8 1 8 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया, 2 बच गया। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट हमें 0 की इजाजत देता है, तो 8 2 16, बचा क्या 4। एक पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट्स की वजह से एक 0 लगा सकते हैं, तो 8 5 से क्या आ जाएगा 40। तो इससे ये हमारे पास रिमाइंडर खत्म हो गया। चूंकि रिमाइंडर खत्म हो गया, वैल्यू आगे मजीद बढ़ नहीं रही, तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे वैल्यू स्टॉप हो गई है। स्टॉप होने की वजह से ये क्या कहलाएगी टर्मिनेटिंग कहलाएगी। क्लियर है? अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 207/15। तो 207/15 में 15 बाहर आ जाएगा और 207 अंदर आ जाएगा। तो 15 को जैसे हम बाहर लिख लेंगे, 207 को अंदर लिख लेंगे। तो अब जब यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर चूंकि बहुत बड़ा है तो 207 तक अगर हम टेबल नहीं पढ़ पाते तो हम छोटा छोटा करके नंबर देख लेंगे कि भाई लेट सपोज 15 में पहले 20 चेक कर लेते हैं, सही है। 20 आता है, नहीं आता है। 20 से कम आता है, जी बिल्कुल आता है। 15 1 15। अब माइनस करो, माइनस करने पर क्या बचा 5। फिर ये जो थर्ड डिजिट होता है इसको हम नीचे लिख लेते हैं, सही है। ये बचपन की डिवीजन है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब 15 3 से क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। जब 15 3 से 45 आ जाएगा, अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर क्या बचेगा 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब क्या करेंगे 15 के टेबल में 12 तो आता नहीं है क्योंकि 12 जो है वो 15 से कम है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब 15 के टेबल में क्या 120 आता है, जी बिल्कुल आता है। कब आता है 15 8 क्या आ जाएगा 120। जब 15 8 120 आ जाएगा तो यहाँ से रिमाइंडर खत्म हो गया। अब जब रिमाइंडर खत्म हो गया तो मतलब ये नंबर आगे रिपीट नहीं हो रहा, रुक गया है, तो इस वजह से ये नंबर क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा टर्मिनेटिंग,
सही है। इसी तरह से अच्छा भाई, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50/76। इस 50/76 को हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे कि इसको कैंसिल करेंगे 2 के टेबल से, तो 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ चला जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, और 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ चला गया तो 2 8 ज़ा 16, तो 25/38 बच गया। अब ज़रा इसकी डिवीजन करके देख लेते हैं। 38 बाहर आ जाएगा, 25 अंदर आ जाएगा। 38 के टेबल में 25 तो नहीं आता, लेकिन पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ सकता है। और 250 से कम अगर चेक करें, ये मैंने 38 का टेबल लिख दिया है ताकि हमें आसानी रहे। तो 250 चूँकि बड़ा 250 से बड़ा है, लेकिन 228 जो है वो 250 से छोटा है। तो 228 आया है 6 टाइम पे, तो हम लगा देंगे 228, 38 6 228। सही है। इसको कैंसिल किया, ये 4 बन गया, यहाँ 10 बन गया, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ कैंसिल। सही है। पॉइंट लगाया हुआ है तो 0 लगा सकते हैं। अब ये बन गया 220। 220 को करेंगे 5 से, क्योंकि 5 में क्या आ रहा है 190, और वो 220 से छोटा नंबर है। सही है। 10 में से 8 गया 2, और 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर कुछ नहीं। सही है। 5 से किया तो ये आ जाएगा हमारे पास, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 9 जा नहीं सकता, इस वजह से कैरी देंगे। 12 में से 9 गया 3, फिर 0 लगाएंगे पॉइंट की वजह से, और 300 चेक करें तो 266 लगा सकते हैं हम 300 के लिए। 7 ज़ा 266, क्योंकि अगर 304 लगाते हैं तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये 2 बच जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, यहाँ से 4, यहाँ से 3 बचा। फिर अगेन 0 लगाएंगे। अगेन जब 0 लगाएंगे तो उसके लिए हम 8 ज़ा लेंगे। सही है। और 8 टाइम पे क्या आ रहा है 304, देन 4 से कैरी लिया, यहाँ बचा 10, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 0 गया 3। तो अगर हम देखें तो ये चलता ही जाएगा, यहाँ पर फिर 0 लगाना पड़ेगा। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाओगे, एक हद तक बढ़ाओगे, यानी तकरीबन यहाँ 12-15 डिजिट्स आ जाएंगे, तो उस 12-15 यानी जब यहाँ पर आपके पास 20 डिजिट्स तक आप कर लोगे ना, तब आपको एक रिपीटिशन दिख जाएगी इसमें। ये नंबर ऐसा नंबर है कि इसमें रिपीटिशन हमारे पास बहुत आगे चल के हमें नजर आ रही होती है। सही है कि भाई वैल्यू की जो रिपीटिंग है या रिकरिंग होना, वो बहुत आगे चल के, यानी बहुत बड़ी वैल्यू यहाँ पर बार बार रिपीट हो रही होती है। सही है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन हो गया।